गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे दुमका पहुंचे। दुमका परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता की शुरुआत हाल के कुछ दिन पूर्व दुमका, गोड्डा सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई थी उससे उन्होंने शुरुआत की और स्पष्ट कहा जो गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के आवास और उनके पीए के घर पे भी जो छापेमारी हुई उसमें उन पर यह आरोप लगा कि यह राजनीति हो रही है। लेकिन उन्होंने कुछ दस्तावेज का हवाला दिया। वैसे तो यह प्रदीप यादव के पीए के नाम से है, लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़े किए जो कि जिस देवेंद्र कुमार के नाम से प्रॉपर्टी खरीद की गई है वो देवेंद्र कुमार आज तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं, तो फिर वह करोड़ों की संपत्ति कैसे खरीद ली। क्या कहा ईटी इनकम टैक्स की रेड पर, पहले वो सुनिए। हमारे यहाँ के विधायक जी के यहाँ रेड हुआ है और मैं कई एक चीजें बोल रहा हूं जिसके ऊपर कि विधायक जी के खुद से विधायक जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीए के नाम को जो है आगे किया हुआ है और उन्होंने जाति का सहारा लिया है। हम प्रजापति समाज से हैं, हम गरीब समाज से हैं। सांसद महोदय बता दें, होल्डिंग नंबर 552 और 555 देवघर जसीडी रोड बेला बागान में ट्रू वेन्यू के बगल में एक जगह है, ट्रू वेन्यू, उसके बगल में, जो कि मिश्री दास के नाम से हुआ करता था। मिश्री दास? हाँ, मिश्री दास। सारे कागज हैं, आप लोग किसी एक को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरा आग्रह होगा कि वो सब फॉरवर्ड ले लें। मिश्री दास के नाम से था। इसको देवेंद्र कुमार, देवेंद्र पंडित नहीं लिखते, देवेंद्र कुमार जी के नाम से इसकी रजिस्ट्री हुई है। उस इलाके में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है, जिसको कि आप मानते हैं कि वैल्यू इनकम टैक्स का अलग रेट है, सर्किल रेट जो है वो आवासीय का 3,993 पर स्क्वायर फीट, और यदि कमर्शियल कराया होगा क्योंकि ये मेन रोड पर है तो वो 7,986 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है ये जमीन है। वो खोज रहे थे कि सांसद महोदय जो है वो जगह दे दें तो हम ले लें, और वो जो मकान है उसका भी पूरा नक्शा मैं दे रहा हूँ। अब ये सवाल है या प्लॉट है? पुराना मकान है, पुराना मकान है। ये लगभग 30,000 स्क्वायर फीट है। 30,000 स्क्वायर फीट है। तो यदि सर्किल रेट के हिसाब से यदि जाएं तो यदि रेसिडेंशियल उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी तो वो 12 करोड़ की संपत्ति है, और यदि कमर्शियल उन्होंने कराया होगा तो वो 24 करोड़ की संपत्ति। प्रदीप जी का है ये? प्रदीप जी का है, प्रदीप जी के पीए का है, देवेंद्र कुमार जी का। अब देवेंद्र कुमार जी विधानसभा में उनके पीए हैं इतने वर्षों से, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। आज तक उन्होंने भरा नहीं। अब जिस आदमी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, यदि उसके नाम से, और उसका मैं आपको बताऊं कमर्शियल रेट, चूंकि देवघर मैं रहता हूं, वो तकरीबन 40 करोड़ ज्यादा ही होगा जिस इलाके में बताया। वही मैं कर रहा हूं, एकदम मेन रोड पर है। हाँ, बिल्कुल ज्यादा ही। सब नक्शा और वो सब हम लेकर आए हैं। अब इसमें आप ये बताएं कि यदि ये केस ईडी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बेनामी है प्रॉपर्टी, देवेंद्र कुमार कह रहे हैं कि, और जबकि उनके पैन नंबर पर जो है ये रजिस्ट्री हुई है। अब या तो विधायक जी जो है इतने शरीफ हैं कि उनके पीए जो है उनके नाम पर पैसा कमाते रहे और प्रॉपर्टी बनाते रहे, माननीय विधायक जी को पता नहीं होगा। और यदि माननीय विधायक जी को पता नहीं है तो अभी तक देवेंद्र कुमार को तो उन्होंने निकाला नहीं है।
अब इसमें यदि रेड हो जाती है तो कौन सा राजनीतिक जो है इसमें लाभ है, या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हो जाता है, और कोई फेंकू, मतलब आप समझिए ऐसी ऐसी उपमा हमारे ऊपर होती है कि समझ में नहीं आता है। मैं इतना कह सकता हूं, जो मैंने कई एक बार इस दुमका में कहा है, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो खत्म होने वाला है। और भविष्य में 2024 के इलेक्शन के बाद माननीय मोदी जी जब तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निशाने पर प्रदीप यादव झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन रहे, ईडी और आईटी के क्रियाकलाप रहे। उसके बाद असल मुद्दा जो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण का है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण के पक्षधर है। रही बात 1932 के खतियान की, तो भाजपा ही नहीं, विपक्षी पार्टियां या सत्ताधारी, झारखंड की सत्ताधारी दल की पार्टियां भी यह जानती है कि यह लागू नहीं हो सकता है। जो विधानसभा से पारित हुआ है उसे उन्होंने असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के हिमायती हैं, तो फिर इसे 9वीं अनुसूची के लिए क्यों भेजा गया। अगर उनमें हिम्मत है, उन्होंने चैलेंज किया है, जो अगर सीएम में हिम्मत है तो उसे तत्काल लागू किया जाए, और भाजपा 1932 के खतियान पर जो झामुमो का स्टैंड है उस पर उसका समर्थन करती है। सुनिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का। अब राज्य का जो परिसीमन है, ये परिसीमन का अधिकार राज्य का नहीं है, ये केंद्र का है। यदि मान लीजिए कि कल को ये हंगामा हो जाए कि छोटा नागपुर अलग राज्य हो जाए और संथालपट्टना अलग राज्य हो जाए, तो ये डिसाइड जो है यहाँ की राज्य सरकार नहीं करेगी, ये डिसीजन जो है केंद्र सरकार लेती है। तो इसीलिए नागरिकता सिटीजनशिप एक होता है। लेकिन जिस राज्य का वर्षों वर्षों बंटवारा हो चुका है, आज यदि संथालपट्टना और छोटा नागपुर बंटवारा हो जाए, तो क्या दुमका के जो लोग रांची में रहते हैं उनके लिए डोमिसाइल आप नया ढूंढ लेंगे? तो डोमिसाइल नहीं हो सकता। आप नौकरी के लिए जो बातें कहना चाहते हैं, उस नौकरी के लिए आप आज नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। गैर कानूनी नहीं है। एक तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, तो आपने जो कुछ भी बिल पारित किया वो गैर कानूनी है, लेकिन हम उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। आज आप में क्यों नहीं हिम्मत थी कि आज से आपने 1932 का खतियान लागू कर दिया? उन 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपने क्यों डाला? और आपको कहना चाहिए था कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बीडीओ, सीओ, डीएसपी जो भी बनेगा स्थानीय बनेगा। वो किरानी क्यों बनेगा? वो चपरासी क्यों बनेगा? आप यहां के स्थानीय लोगों को किरानी और चपरासी क्यों बनाना? तो इसका मतलब यह है कि उसको स्थानीय लोगों को नौकरी देनी नहीं है। नौवीं ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। 9वीं अनुसूची की जो समस्या है, एक तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। दूसरा, कई एक ऐसे मुद्दे हैं इस देश में राज्यों के जो कि वो 9वीं अनुसूची में डालने की बात करता है। जैसे बिहार को एक स्पेशल स्टेटस चाहिए। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का भी मुद्दा है और आरजेडी भी उसको समर्थन देती रही है। जब किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया केंद्र ने, तो आपको लगता है कि स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए? महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव की भयंकर लड़ाई चल रही है कि बेलगांव महाराष्ट्र में रहेगा कि बेलगांव कर्नाटक में रहेगा। ये सभी 50-50 साल के मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो डिसीजन कर देगा कोई केंद्र सरकार? उसी तरह से डिस्प्यूट नदी घाटी का, कावेरी जल विवाद बहुत बड़ा है, नर्मदा जल विवाद बहुत बड़ा है। तो जब केंद्र में सरकार चलाती है तो जो अधिकार राज्य का है, रघुवर दास को स्थानीयता तय करनी थी, यहां से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इसकी मंशा केवल राजनीतिक है, यहां के लोगों को करना है। 32 लागू करने का कोई इरादा नहीं है इसको, और इसको पता है कि ये गैर कानूनी है, 32 लागू नहीं होगी। दूसरा, जो लोकसभा है मेरा, इसमें जो जहां आप बैठे हुए, सबसे पहले दुमका ही शुरू करें। दुमका शहर उस समय छोटा था। दुमका शहर का सर्वे नहीं हुआ है 32 में। बिल्कुल सही बात है। देवघर का भी नहीं हुआ। देवघर शहर का नहीं हुआ, गोड्डा का नहीं हुआ, साहबगंज का नहीं हुआ। मतलब शहरी क्षेत्रों का सर्वे नहीं हुआ, नहीं हुआ।
उसी तरह से इसी दुमका का जो रामेश्वर प्रखंड है, हमारा सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा जिला, मधुपुर, धनबाद और बोकारो, ये सब 1956 के बाद बिहार में मिले। इनका क्या हो? मधुपुर के लोग झारखंड के नागरिक नहीं है, जामताड़ा जिला के लोग। नहीं तो हम लोग जानना हमारा चाहते हैं सवाल है कि कि बीजेपी का एक्शन क्या होगा? बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या 1932 का जो स्थानीयता परिभाषित करने का झारखंड सरकार का नीति है, उसका आंख बंद करके समर्थन करते, और हम सरकार को चुनौती देते कि यदि उनमें थोड़ी सी भी आदमीयता बची हुई है, स्थानीयता बची हुई है, और यदि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो आज से लागू कर दें। तो ये राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है। और हाल के दिनों में देखें तो राजनीति का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं दुमका नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका में इन मुद्दों पर बयान देकर गए हैं। बाबूलाल मरांडी भी आए हुए हैं, निशिकांत दुबे भी आए हुए हैं। तो भाजपा की ओर से इन ज्वलंत मुद्दों का राजनीतिक केंद्र बिंदु फिलहाल दुमका नजर आ रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।